मैं आशीष कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। आज मैं आपको नगरीय प्रशासन नगर पालिकाएँ के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले स्वायत्त शासन से संबंधित 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप चाहें तो आप उसे वहां से देख सकते हैं और कोशिश करिए कि आप वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए, आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। नगरीय प्रशासन नगर पालिकाएँ। भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से प्रचलन में रही है। इसे कानूनी रूप सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में दिया गया है, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। सन 1993 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई के तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। वर्ष 1919 के अधिनियम से ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि बड़े नेताओं ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था। स्वतंत्रता के बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 1989 ईस्वी में नगरीय शासन संबंधी प्रावधान के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था, किंतु राज्यसभा द्वारा पारित न होने के कारण इसे कानूनी रूप प्राप्त न हो सका। इस विधेयक में सुधार कर प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा इसे 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में पुनः लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। क्रमशः 22 एवं 23 दिसंबर 1992 को इसे लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का 243 से 243 या 6 तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची 12वीं जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए। भाग 9 का में नगर पालिकाओं के संबंध में कई प्रावधान किए गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1924 एवं 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। नगर पालिकाओं का गठन प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र में न्यायपालिका का गठन नहीं किया जाएगा जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है। अनुच्छेद 243 नगर पालिका की संरचना। किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। इसे वार्ड कहा जाएगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है, यथा नंबर 1 ऐसे व्यक्तियों को जिसे नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, किंतु इन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। नंबर 2 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः आता है। नंबर 3 राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। नंबर 4 वार्ड समितियों के अध्यक्षों का उपबंध। ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर
एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 243 वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। स्थानों का आरक्षण, नगर पालिकाओं में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान पंचायतों के समान है तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में स्थान आरक्षित है। इन आरक्षित स्थानों का 1/3 स्थान विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का 1/3 स्थान महिलाओं के सही वर्गों से होगी। इन आरक्षित स्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान शामिल होंगे। आरक्षित स्थान नगर पालिकाओं के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डों में चक्र अनुक्रम रूप से आवंटित किए जाते हैं। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया। पिछले वर्गों के नगर पालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, परंतु राज्य विधानमंडल नगर पालिका सदस्यों या अध्यक्षों के पद हेतु पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। न्यायपालिकाओं की अवधि, नगर पालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन में 5 वर्ष तक होती है। उसे 5 वर्ष के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किंतु उसे भंग करने के पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। नई नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन निवर्तमान नगर पालिका के कार्यकाल 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व कराया जाना चाहिए। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के अंदर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार से गठित नगर पालिका अपनी शेष अवधि तक कार्य करती है। यदि विघटित नगर पालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो उसके लिए निर्वाचन 6 माह के अंदर आवश्यक नहीं है। सदस्यों की निर्हताएँ, कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए निम्नलिखित कारणों के आधार पर अयोग्य होगा। यदि वह संबद्ध राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है। यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। नगर पालिका के किसी सदस्य को अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं प्रावधान, अनुच्छेद 243W के अंतर्गत राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। ऐसी विधि में निम्नलिखित कार्यों से संबद्ध उपबंध, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ऐसे कार्यों को करना और ऐसी योजनाओं को क्रियान्वयन करना जो उन्हें सौंपी जाए। इसके अंतर्गत वे विषय भी शामिल हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। नगर पालिकाओं की 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कर अधिरोपण की शक्ति, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित उपबंध कर सकता है। यथा राज्य न्यायपालिका को कर, राज्य नगर पालिका को कर, शुल्क, फीसें और पथकर अधिरोपित करने, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित और संग्रहित कर, पथकर, शुल्क और फीस नगर पालिका को समानुदेशित कर सकता है। राज्य नगर पालिका के लिए राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है। नगर पालिका द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त धन को जमा करने के लिए न्यायपालिका निधियों के गठन तथा ऐसी निधियों में धन को निकालने के लिए उपबंध कर सकता है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 वाई यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 243 आई
के अधीन पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों के बारे में राज्यपाल को अनुशंसाएं देगा। उन सिद्धांतों के संबंध में जो निम्नलिखित को शासित करेंगे। नंबर 1, राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगर पालिकाओं और राज्यों के बीच वितरण को। ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों की अवधारणाओं जो नगर पालिकाओं को समानुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय। किसी अन्य विषय के बारे में जो राज्यपाल द्वारा नगर पालिकाओं के ठोस वित्त पोषण के संबंध में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। नगर पालिकाओं के निर्वाचन। राज्य निर्वाचन आयोग को ही नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 243 या 243 ZA तथा अनुच्छेद 243 या 243 ZG में चुनाव से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके तहत इस उपबंध इस प्रकार है। चुनाव की व्यवस्था। नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य विधानमंडल को चुनाव के संबंध में विधि बनाने का अधिकार अनुच्छेद 243 या 243 ZA। न्यायालयों का हस्तक्षेप अनुच्छेद 243 या 243 ZG में निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित किया गया है। वार्ड समितियों का गठन। सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियां गठित की जाती हैं तथा राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र तथा स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 243 धा। जिला योजना समिति। अनुच्छेद 243 ZG के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना करेगी। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जिला योजना समिति की संरचना, ऐसी समितियों में स्थानों के भरे जाने व उसका अध्यक्ष चुने जाने का तरीका तथा उसके कार्यों आदि के लिए उपबंध करेगा। परंतु ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 भाग सदस्य जिले स्तर पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित किए जाएंगे। जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा। महानगर योजना समिति प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति गठित की जाएगी। राज्य या विधानमंडल विधि द्वारा समिति की संरचना, उसके स्थानों के भरे जाने, उसके अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका और कार्यों आदि के बारे में उपबंध कर सकता है। इस समिति के कम से कम 2 या 3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। महानगर योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजना को राज्य को भेजेगा। अनुच्छेद 243 ZE। 14वां वित्त आयोग तथा स्थानीय निकाय। 14वां वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। राज्य वित्त आयोग को अधिक सशक्त बनाया जाए। स्थानीय निकायों को आयोग द्वारा दिए गए अनुदान को केवल मूलभूत सेवाओं जो उन्हें विषयों के द्वारा सौंपी गई हो पर खर्च करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए। स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई लेख पुस्तिकाओं में अपने करों और गैर करों, आवंटित करों, हस्तांतरणों तथा राज्यों से अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान और संघ एवं राज्य
सरकारों द्वारा आवंटित अनुदानों से प्राप्त आय को अलग अलग दिखाने की सिफारिश की गई है। 90% भारिता के साथ वर्ष 2011 में जनसंख्या आंकड़ों और 10% भारिता के साथ आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुदान का वितरण किया जाए। ग्राम पंचायतों का 90% मूल अनुदान तथा 10% कार्य निष्पादन अनुदान तथा नगर पालिकाओं का 80% मूल अनुदान व 20% कार्य निष्पादन अनुदान होना चाहिए। व्यावसायिक कर की उच्चतम सीमा को 2500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की सिफारिश की गई है। सहकारी समितियां 97 में संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी असमितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन अधिनियम संविधान में भाग 9B जोड़ा गया। इस भाग के अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ZH के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति, बोर्ड, सहकारी समिति, बहुराजकीय सहकारी समिति, पद धारक, रजिस्ट्रार, राज्य अधिनियम एवं राज्य स्तरीय सहकारी समिति को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं। निदेशक बोर्डों में उपयुक्त 21 सदस्यों के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्यों को संयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, परंतु ऐसे सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में मतदान करने अथवा बोर्ड के किसी पदाधिकारी के रूप में चुने जाने का अधिकार नहीं होता है। सहकारी समिति के कार्यकारी निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होते हैं और इसकी गणना निदेशक बोर्ड की अधिकतम संख्या 21 में नहीं की जाती है। बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि उनके निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 243 ZK के अनुसार बोर्ड का निर्वाचन बोर्ड की अवधि के स्थापना के पूर्व होता है। बोर्ड के विघटन के मामले में बोर्ड का निर्वाचन विघटन की तिथि 6 माह के अंदर कराया जाता है। सहकारी समिति के किसी बोर्ड का 6 माह से अधिक अवधि के लिए विघटन या निलंबन किया जा सकेगा। उसके निरंतर व्यतिक्रम के मामले में उसके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षा करने पर, उसके द्वारा समिति या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्य करने पर, उसके गठन या कृत्य के में अवरोध पर, उसके निर्वाचन से असफलता पर। सहकारी समितियों की साधारण सभा की वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष के समापन की 6 माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। प्रत्येक सहकारी समिति वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अंदर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष विवरणी दाखिल करते हैं। 57वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस विधेयक ने संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए हैं। इसमें सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। धारा 19 सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक नया तत्व जोड़ा गया। धारा 43B इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, जिसका नाम सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक है। सहकारी समितियों से संबंधित प्रमुख तथ्य: नंबर 1 243 ZH जिसमें कि परिभाषा दी गई है। नंबर 2 243 ZI सहकारी समितियों का निगमन व समापन। नंबर 3 243 ZJ बोर्डों के सदस्यों की संख्या व पदावधि। नंबर 4 243 ZK बोर्डों के सदस्यों का निर्वाचन। नंबर 5 243 ZL बोर्ड का दमन और निलंबन।
6 243 ZM सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण। नंबर 7 243 ZN सहकारी समिति की सामान्य सभा की बैठक। नंबर 8 243 ZO सदस्यों का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 9 243 ZP विवरणी रिटर्न्स। नंबर 10 243 ZQ अपराध और जुर्माना। नंबर 11 243 ZR इस भाग के प्रावधान का बहुराज्यीय सहकारी समितियों पर लागू होना। नंबर 12 243 ZS संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। नंबर 13 243 ZT विद्यमान विधि का जारी रहना। 12वीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 243। नंबर 1 नगरीय योजना जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी शामिल है। नंबर 2 भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। नंबर 3 आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना। नंबर 4 सड़कें और पुल। नंबर 5 घरेलू औद्योगिकी और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल प्रदान करना। नंबर 6 लोक स्वास्थ्य स्वच्छता सफाई कूड़ा करकट का प्रबंधन। नंबर 7 अग्निशमन सेवाएं। नंबर 8 नगरीय वानिकी पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक पहलुओं की अभिवृद्धि। नंबर 9 समाज के दुर्बल वर्गों जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति है के हितों का संरक्षण। नंबर 10 गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन। नंबर 11 नगरीय निर्धनता उन्मूलन। नंबर 12 नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क उद्यान खेलों के मैदानों की व्यवस्था। नंबर 13 सांस्कृतिक शैक्षणिक और सौंदर्य परक पहलुओं की अभिवृद्धि। नंबर 14 शवगणना कब्रिस्तान दाह संस्कार शमशान और विधिवत शवदाह का प्रबंधन। नंबर 15 काजी हाउस पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। नंबर 16 जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है। नंबर 17 लोक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत पथ प्रकाश पार्किंग हीलिंग बस स्टॉप और जन सुविधाएं हैं। नंबर 18 वैधशालाओं और चर्म शोधन शालाओं का विनियमन है।